हेलो। नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, कोई कह रहे हैं कि 9th 10th को पूरा करा दीजिए, कोई कुछ कोई कुछ। सबसे पहले मेरे दोस्त आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आज आज सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के अवसर पर आज मैं संस्थान नहीं गया था और थोड़ी व्यस्तता दूसरे तरह की थी। ठीक है। तो जिसकी वजह से आज क्लास हमारी एक भी नहीं हुई है। तो कल अपने टाइम पर जो जैसे क्लास होती है, चाहे वो अर्जुन बैच हो, चाहे वो जितने भी टारगेट बैचेज हों, नेक्स्ट डे अपने टाइम पर चलने लग जाएगा। ठीक है। तो किसी तरह का उलूल झुलूल बात बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। अब सवाल ये आपके मन में आता है कि जब आप व्यस्त थे तो यूट्यूब पे कैसे आ गए। मेरे दोस्त, ये 10 बजे रात की क्लास थी और मुझे आने का तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं था यूट्यूब पे भी, क्योंकि वैसा सीन नहीं बन रहा था। लेकिन सोचा कि दिन भर क्लास नहीं हुई है आज, तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसे मैं डिस्कस करा दूं, तो शायद आपकी स्टडी में थोड़ी सी इंक्रीज आ जाएगा, आपकी स्टडी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं सामने आ गया। बाकी अगर किन्हीं को बुरा लगता हो मेरा यूट्यूब पे आना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। आइए मेरे दोस्त, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, आज हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं 6 to 8 टीआरई 2.0 में जो क्वेश्चन आया था मैथ साइंस का, है ना, 9 दिसंबर को। आज मैं उसके एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पर खोजा तो होगा, लेकिन इसका सटीक एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिला होगा। उम्मीद करूंगा कि आज आपको इसका सटीक एनालिसिस मिले। ठीक है। चलिए, 6 to 8 क्या और 9th 10th क्या, दोनों के एग्जामिनेशन लेवल में कोई अंतर नहीं रहा 2.0 में। आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि आप दो लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट बताइए, जो कि दोनों ही डिस्काउंट 20% और 10% की है। सक्सेसिव भी आप लगा सकते हैं, आपको ये बात पता है। तो लगातार छूट का एकल छूट मेरे मित्र x+y -xy/100 भी आप कर सकते हैं। तो 20 और +10, ठीक है, और -20 और गुने 10 और बटे मेरे दोस्त कितने, 100। तो आप यहाँ से यही पाएंगे कि 30 30 - 2 यानी 28%। तो आपके हिसाब से 28% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसको करने के और भी तरीके हैं। जब भी आप डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पर, और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद फाइनली आप सेल कर देते हैं, 20% के डिस्काउंट का मतलब 1/5 का डिस्काउंट, है ना। और मेरे दोस्त 10% के डिस्काउंट का मतलब 1/10 का डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। 1/5 के डिस्काउंट का मतलब एमआरपी 5 था, एक छूट देकर 4 में बेचा गया। 1/10 के डिस्काउंट का मतलब एमआरपी 10 था, एक छूट देकर के उसे 9 में सेल किया गया। ठीक है। अब देखिए, दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद फाइनली एमआरपी इधर 50 नजर आ रहा है और इधर एसपी मेरे दोस्त 36 नजर आ रहा है। अब 50 की चीज अगर आप 36 में सेल करोगे तो 14 की डिस्काउंट होगी, किस पर, 50 पर, और इंटू 100। तो इस तरीके से 28% आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये तरीका भी है आपके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का। चाहे वो सक्सेसिव डिस्काउंट हो, डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, सारा चीज़ आप इस रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा बढ़ रही है। अगर प्रारंभ में 5,12,000 जीवाणु हो, कीटाणु हो, तो 2 घंटे के अंत में यानी 2 घंटे के बाद जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। अगर बढ़ रही है तो बढ़ेगी, है ना। सबसे पहली बात मेरे दोस्त, यहाँ पर 2.5% से बढ़ने का क्या मतलब है। 2.5% से बढ़ने का मतलब 1/40 से बढ़ना होगा। कहोगे वो कैसे, मेरे दोस्त आप बताओ ना। अगर ये हमारा 2.5 है तो 2.5% के लिए 100, डेसिमल हटाओगे एक जीरो, और मेरे मित्र 1/40 तो हो ही गया। आप कहोगे हाँ जी सर। अब 1/40 से बढ़ने का क्या मतलब होता है, तो आप मेरे दोस्त इनिशियल और फाइनल का यहाँ पर रेशियो ले लीजिए। 1/40 से बढ़ने का मतलब है
कि जो स्टार्टिंग में 40 था वो एक बढ़कर 1 घंटे के अंत में 41 हो जाएगा। दूसरे घंटे के शुरू में भी दूसरे घंटे में भी सेम परसेंटेज से बढ़ेगा, यानी 1/40 से बढ़ेगा। तो घंटे के शुरू में 40 और घंटे के लास्ट में हो जाएंगे 1/41। तो यही है 2 घंटे के बाद चेंजेज। अब देखो क्या चेंजेज होगा, 40 गुने 40 1600 हो जाएगा, है ना। और जो कि मेरे दोस्त बढ़ करके फाइनली 1681 हो जाएगा। तो आप यहाँ यही चीज़ देखेंगे कि जो पहले 1600 था वो 2 घंटे के अंत में 1681 हो जाएगा। यही जो पहले जो 1600 था वो मेरे दोस्त 5,12,000 था। आप जब इससे इसकी कंपैरिजन करोगे तो 1 = 320 नजर आएगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 320। यानी कि जब एक रेशियो का मान 320, तो मेरे मित्र यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं, 320 से गुना कर दो। जैसे ही 320 से गुना करोगे तो मेरे मित्र ये आपका 5,37,920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। हम कोशिश तो यही करेंगे कि आपको मेरे दोस्त समझ में आ जाए। मिस्टर आदित्य, हम समझ रहे हैं आपकी चीज़ को। हम आदित्य आपको यही बोले थे कि कल बसंत पंचमी है। आज बसंत पंचमी थी और आज बीत गई। मैं कल स्टूडियो जाऊंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और कल ही मैं एवरेज भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। सारा अरेंज करके और कल एवरेज पढ़ा के आपको 2 इंड कर दूंगा, है ना। और बाकी रही बात 116 पेज जो आपको पढ़ाने के लिए मैं कहा था कि चलो आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे काम करूंगा, तो वो तो रेडी है ही। मैं उसका टाइम एडजस्ट करके उसकी कारवां भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो टॉपिक आपको समस्या होगी पहले वो टॉपिक बता देना, वो टॉपिक मैं पहले करा दूंगा और आफ्टर दैट जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मैं उसे करा दूंगा, ठीक है। चलो आदित्य आओ, आओ मेरे दोस्त। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। आप ये क्वेश्चन मेरे मित्र देख पा रहे हो। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है ना। 2 वर्ष पहले मशीन खरीदा गया था। अगर इसकी वर्तमान कीमत यानी कि अभी 40,000 है, तो बताइए कि मेरे दोस्त ये कितने में खरीदी गई थी। आप अपनी थोड़ी सी मेमोरी लगाओ। आपको क्या मेमोरी लगाना, मान लेते हैं 2 वर्ष पहले x रुपए में खरीदी गई, है ना। हर वर्ष क्या हो रही है, 20% का हरासमेंट हो रही है, यानी 1/5 का हरासमेंट हो रही है। मतलब साल के शुरू में 5 रहा होगा और घटते घटते साल के अंत में 1 घट के 4 रह गया होगा। फिर मेरे मित्र साल के शुरू में 5 रहा होगा और साल के अंत तक 1 घट के 4 हो गया होगा। या इसको डायरेक्ट आप यहीं पे ऑपरेशन कर सकते हैं। 1/5 की कमी का मतलब 5 था जो 1 कम हो करके 4 बन जाएगा। जानते हो मेरे दोस्त, 2 साल पहले खरीदी गई और मैं जानता हूं कि आगे हरासमेंट हो रही है, तो 2 साल पहले से वर्तमान आने के लिए 2 बार हरासमेंट हुई होगी। तो मेरे दोस्त हमने यहाँ पे 2 बार हरासमेंट किया, यानी 2 बार कमी किया और 2 बार कमी करने के बाद आज प्रेजेंट में ये प्राइस है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें थोड़ा सा। मेरे मित्र 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 पचे 80। x बराबर क्या होगा, 5 गुने 5 25, 25 25 से 625 पर मेरे दोस्त हमारा 2 जीरो हो जाएगा और इस तरीके से हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे और मेरे दोस्त काम करते रहिए, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। लाउडली मेरे दोस्त हम इतना ही आज बोल सकते हैं, आपको पता है। अब देखो ये मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपके सामने है स्टेटमेंट वाली। क्या ये कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। आवश्यक रूप से सत्य नहीं होने का मतलब ये होता है कि एकदम डेफिनिट वो ट्रू है, ऐसा जो नहीं है उसको बताइए, ठीक है। देखो कहता है ना कि कौन इनमें सत्य नहीं है, सिर्फ इतना कहे कि सत्य नहीं है, तब तो जो सत्य नहीं नजर आएगा उसको हम आंसर बता देंगे। और जो थोड़ा मोड़ा भी सत्य नजर आएगा तो मेरे दोस्त फिर वहां मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बीपीएससी है। लेकिन इन्होंने एक बड़ा बढ़िया वर्ड यूज किया है, आवश्यक रूप से सत्य। आवश्यक रूप से सत्य का मतलब होता है जिनमें हल्का भी कंफ्यूजन होगा तो वो हमारा सत्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है
किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, कि ऐसा चतुर्भुज जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या, वो हमारा पैरेललोग्राम है। आप कहोगे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो समांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग चारों का करता है, लेकिन मेरे दोस्त वहां पर विकर्ण सिर्फ समद्विभाजित ही नहीं, उसके साथ और भी गुण वहां पर होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही गुण दिया है कि विकर्ण समद्विभाजित किया तो समांतर चतुर्भुज होगा। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। अगर आपने ज्योमेट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखता है 2 नंबर में, किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वो आयत होगा। ये भी बात सत्य है। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे वो आयत होगा, लेकिन अगर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, ठीक है, और साथ ही साथ एक दूसरे पर लंबवत होंगे तो वर्ग होगा। क्योंकि विकर्ण बराबर आयत के भी होते हैं लेकिन और वर्ग के भी होते हैं, लेकिन वर्ग में सिर्फ विकर्ण बराबर ही नहीं होते हैं, वो एक दूसरे पर लंब भी होते हैं। तो जब तक ये ना कहा जाए कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर और एक दूसरे पर लंब है, तब तक हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। सिर्फ अगर डायगोनल बराबर कहा तो हम उसे आयत बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि हमारा मेरे दोस्त ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम एक और देख रहे हैं कि नीचे लिखा है कि आयत, वर्ग, समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। हाँ मेरे दोस्त, चाहे वो आयत हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, और चाहे वो वर्ग हो, समांतर के ही औलाद हैं, क्योंकि समांतर के सारे गुण इनमें अवेलेबल होते हैं। तो हम एक वर्ग को, एक समचतुर्भुज को और एक आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसमें कहीं कोई दौमत नहीं है। लेकिन अब मेरे दोस्त 3 नंबर इंफॉर्मेशन पर हो। 3 नंबर में लिखा है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो समचतुर्भुज होगा। ये गड़बड़ है, ये मेरे दोस्त गड़बड़ है। ये गड़बड़ मेरे मित्र हो सकता है। कहोगे वो कैसे? आवश्यक रूप से ये गड़बड़, मतलब 100% ये सत्य नहीं है। कहोगे वो कैसे? मेरे मित्र, अगर आप ये कहते हो, प्लीज यहां देखना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं बताने ये वाला हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो फिर यहां पर कहानी थोड़ा सा बदल जाता है। जब लंबवत समद्विभाजित कह दिया जाए ना, तो मेरे मित्र वो हमारा समचतुर्भुज भी हो सकता है और वो हमारा वर्ग भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मेरे दोस्त ये गलत नहीं है, लेकिन आवश्यक रूप से जो कहेंगे सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? तो इस पर संदेह क्रिएट होता है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करे तो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन वो वर्ग का भी है और समचतुर्भुज का भी है। तो उसे सिर्फ समचतुर्भुज कह देना पूरी तरह से सही नहीं होगा, हालांकि ये गलत भी नहीं है। लेकिन इसने ये कहा है कि आवश्यक रूप से कौन सत्य नहीं है, तो मेरे दोस्त आवश्यक रूप से यही सत्य नहीं है। तो हम मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। बढ़ते रहिए और मेरे दोस्त आगे करते रहिए। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपका सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था, 3 नंबर, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ओके। हालांकि ये जो आंसर अभी है ये मेरे दोस्त बीपीएससी का आंसर है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते कुछ और हैं और बीपीएससी आंसर कुछ और देती है। लेकिन मेरे दोस्त वहां पर क्या है ना कि वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर अमरजीत कुमार का यहाँ पर आंसर लेना चाहेंगे तो अमरजीत कुमार का आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई गलत नहीं है मेरे दोस्त, सारी इंफॉर्मेशन सही है ना। लेकिन कहते नहीं वही बात कि कभी कभी हम कुछ और सोचते हैं, बोर्ड वहाँ पर कुछ और सोच लेती है, तो वहाँ पे हम भी गलत नहीं होते हैं, बोर्ड भी गलत नहीं होती है। तो वैसी स्थिति में बोर्ड ही सही हो जाती है और हमें गलत मान लिया जाता है और हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं मेरे दोस्त आगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हम बिल्कुल मेरे दोस्त आपको स्क्रीनशॉट लेने देंगे, उसमें कहीं कोई दौमत नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। AB बराबर 78 सेमी, ठीक है। और मेरे मित्र CD बराबर 52 सेमी, AD बराबर 28 सेमी, BC बराबर 30 सेमी। इस समलंब का एरिया ज्ञात करें। क्या बेहतरीन बात इन्होंने किया है। अब मेरे दोस्त आप इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए एक हमारे पास समलंब चतुर्भुज है
जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। मैं ए बी नीचे वाले को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल भी है और ए बी बड़ा भी है, इसलिए मैंने ए बी को बड़ा रखा है ना। 78 सेमी है और मेरे दोस्त सी डी को 52 सेमी कहा गया है। ये हमारा ए डी कितना है? ए डी मेरे दोस्त हमारा 28 सेमी है और ये जो आप बी सी देख रहे हो ये बी सी हमारा 30 सेमी है। ठीक है, आज अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, आप सभी को ये बात पता है, समलंब का एरिया अगर आप निकालते हैं तो डेफिनेशन बनता है 1/2 और मेरे दोस्त समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग। ठीक है, और मेरे दोस्त इंटू ऊंचाई। तो अगर हम कायदे से देखें तो हम एक चीज देखेंगे कि 1/2 हो गया, समांतर भुजा का योग 52 और प्लस 78 जो कि मेरे दोस्त हो जाएगा 130। यही तो है समांतर भुजा, ये दोनों पैरेलल साइड है, 52 प्लस 78 130 हो जाएगा। और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये हमारा ऊंचाई। जब तक ऊंचाई नहीं निकाल लेते तब तक इसका एरिया नहीं निकलेगा। अब आप कहेंगे सर ऊंचाई होता क्या है? हम बताते हैं आपको ऊंचाई क्या होता है। मेरे मित्र, दोनों पैरेलल लाइन है ना, इसके बीच की जो लंबिक दूरी होती है यही ऊंचाई होता है। अब रही बात ये ऊंचाई निकलेगा कैसे, इसके लिए आज कोई ट्रिपलेट जैसी कहानी तो दिख नहीं रही है, तो फिर क्या करोगे सर? एक उपाय है क्या, आप क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन मेरे दोस्त यहां से गुजार दो, इसके पैरेलल। अब आप देखो, ये इसके पैरेलल पहले से था और आपने इसके पैरेलल इसको गुजार दिया, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है वो पैरेललोग्राम होता है ना, और आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है वो समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तब तो ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा, और ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, पूरा 78 में अगर ये 52 है तो कंफर्म है कि ये हमारा क्या होगा मेरे मित्र, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। जिस त्रिभुज की हम तीनों भुजा जानते हैं, बात को समझना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा जानते हैं, अगर उसमें किसी एक भुजा पर मुझे लंब निकालना है तो सबसे पहले उसका एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने के लिए हीरोन्स का यूज करना होगा। ए प्लस बी प्लस सी तो हो जाएगा 28 प्लस 26 54, 54 30 84, 84/2 ही हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, अब मेरे दोस्त अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालने जाते हैं तो देखिए हीरोन्स फार्मूला से एस माइनस ए, 42 माइनस 26 मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 42 में 26 हटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 42 माइनस 30 ये 12 हो जाएगा, और 42 और माइनस 28 ई मेरे दोस्त 14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें भी, 14 तिया 42, ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या है, 14 तिया 42 है। तो मेरे मित्र 14 को 14 में 14 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 12 गुने 16 192, 192 तिया हो जाएगा 576, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 24। तो लीजिए मेरे दोस्त हमारा त्रिभुज का एरिया आ चुका है। और अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का मेरे मित्र क्षेत्रफल ये भी तो होता है 1/2। अगर हमको 26 सेमी बेस पर हाइट चाहिए ना तो इसको बेस मानो, 1/2 गुने 26 और गुने ऊंचाई, तो 1/2 26 और गुने ऊंचाई करोगे तो ये भी इसी त्रिभुज का एरिया आएगा, और जिसको आप कितना निकाल चुके हो, जिसको मेरे मित्र आप निकाल चुके हो 14 और गुने मेरे दोस्त कितने, 24। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काम अगर करने चले जाएं और देखने चले जाएं तो ये हमारा 13 हो जाएगा, यानी h बराबर हम अगर निकालते हैं तो मेरे मित्र ये 14 गुने 24 और बटे में 13 हो जाएगा, यही h का काम करेगा। तो आप आराम से यहाँ पर उसको बैठा सकते हो। लो मेरे दोस्त h की जगह बैठाते हैं, तो h की जगह हमारा क्या होगा, 14 और गुने 24 और बटे में कितना, बटे में 13। देखिए 13 दूनी 26, 26 ये पंचे हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 120, 120 को अगर 12 से गुना करेंगे तो मेरे मित्र ये 1680 होगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी इसको बनाने के लिए हम एक और तरीका यूज कर सकते थे, और क्या तरीका यूज कर सकते थे, जब एरिया में 7 आ चुका था तो मेरे दोस्त यहाँ 14 गुना 24 मतलब यहाँ पर 7 है, 7 का जो मल्टीपल होता वो मेरा आंसर हो सकता था। तो हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का भी प्रयोग कर सकते थे और कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। अरे साहब
आज कोई बैच नहीं हुई थी, आज पूरा छुट्टी में मैं था। ठीक है, आज छुट्टी थी। मैंने आज संस्थान से एक दिन के लिए छुट्टी लिया था। ठीक है, और कल से आपकी जो भी बैचेज हैं जिस टाइम पर हैं सब अपने अपने टाइम पर चलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देते हैं। ठीक है, आप लोग में जो स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे वो कर लीजिए, और जिनको करने की इच्छा नहीं है वो थोड़ा वेट कर लीजिए। आओ मेरे दोस्त काम करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, ये था हमारा 5 नंबर। अब मेरे दोस्त हम 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर को ध्यान से देखो। देखो ये 6 नंबर क्या है। ये हमें कहता है कि एक संचितालय, एक संचितालय की धारिता, संचितालय मतलब जिसमें किसी चीज को इकट्ठा किया जा सके, है ना। तो 108 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो बताइए सर, संचालय को भरने में कितना टाइम लगेगा, संचितालय को भरने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहली बात तो हमें यह देखना होगा कि जो हमारा संचित आलय है उसमें पानी अटेगा कितना। तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है ना। वो कह रहा है 1000, 108 मीटर क्यूब मतलब हो जाएगा 108 गुने 1000, इतना लीटर। तो इतना लीटर पानी इसमें अटेगा। ठीक है मेरे दोस्त, और आप जानते हो कि 1 मिनट में 60 लीटर। तो अगर हम टाइम निकालने जाएंगे तो टाइम यही निकलेगा कि, हाँ यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, यहाँ पे 1,08,000 इतना लीटर पानी भरना है, और हमें पता है कि 1 मिनट में हम 60 लीटर भरते हैं। तो मेरे दोस्त हमें यहाँ पर दिखेगा, इसको हम काटेंगे 18, 18 × 6 = 108, 10 से 10 कटेगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, हमारा मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 लीटर प्रति मिनट की बात है ना भाई। तो 1 मिनट में अगर 60 लीटर तो इतना लीटर भरने में इतना मिनट, और इतना मिनट का मतलब क्या होगा, इतना मिनट आप तो जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। आप चुपचाप इसको 60 से भाग दे दीजिए। आप जैसे ही 60 से भाग देंगे आपको पता चल जाएगा 30 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप आराम से कर भी सकते हो और कहीं आपको दिक्कत होना भी नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं आगे। 6 नंबर हो गया। चलो अब मेरे दोस्त 7 नंबर पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी घनाभ के प्रत्येक साइड को दुगुनी कर दी जाए तो बताइए उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बताओ ना। घनाभ की लंबाई को L मानते हैं, चौड़ाई B, ऊंचाई H। डबल करोगे प्रत्येक साइड को तो 2L हो जाएगा, 2B हो जाएगा और 2H हो जाएगा। ठीक है, आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो 2 × LB + LH + BH कहते हो। आज अगर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो 2 × LB जब करोगे तो 4 LB होगा, जब BH करोगे तो 4 BH होगा, जब LH करोगे तो भी मेरे दोस्त 4 LH होगा। अगर आप 4 कॉमन कर लेते हो तो 4 × 2, ये आपका LB, ये आपका LH और प्लस BH। और मेरे दोस्त ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो हमारा है ना मेरे दोस्त, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ही तो है, यानी यही तो है। कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप आराम से कर सकते हैं और कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे और आप ध्यान दीजिए। MD क्यूब 4, क्वेश्चन नंबर 4 को 2 परपेंडिकुलर डाल के भी तो बनाया जा सकता है। मेरे मित्र, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप यहाँ 4 नंबर में परपेंडिकुलर कहाँ है, 4 नंबर में परपेंडिकुलर है ही नहीं। 5 नंबर की बात कर रहे हो ना, तो 5 नंबर में जान लो 2 परपेंडिकुलर तब डाल के बनाते हैं जब वो चक्रीय समलंब होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, अब मेरे दोस्त एक क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा गायब है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सामने रखा है। देखो हमसे पूछा है
कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए, और बारंबारता बंटन दिया हुआ है ही नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर बंटन लिख देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर क्लास इंटरवल जो हमारा LCU है वो क्या दिया हुआ है, LCU दिया हुआ है मेरे दोस्त। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो दिया हुआ है, बात को तो समझना ही होगा। ठीक है, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मेरे मित्र ये 30 से 40, ये हमारा 40 से 50, ये हमारा 50 से 60, ये मित्र हो जाएगा चलो 50 से 60 यहीं तक है। ठीक है, 50 से 60 यहीं तक है। ओके, अब हमें क्या कहा गया, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे दोस्त फ्रीक्वेंसी तो हम देख पा रहे हैं कि 3 है, 8 है, ठीक है, यहाँ पर 16 है, 30 है, इसके बाद मेरे मित्र 17 है, और ये हमारा 4 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले तो आप ये समझिए हमसे क्या पूछा गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हमसे मेरे दोस्त कुछ निकालने नहीं कहा है, हमसे कहा है कि बताइए मीडियन क्लास क्या होगा, माध्यिका वर्ग। मेरे दोस्त आप जब बताओ, इतने आसान क्वेश्चन आपके पेपर में, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब भी आप माध्यिका निकालते हो, जब आप मीडियन निकालते हो, तो एट फर्स्ट क्या करते हो, आप माध्यिका वर्ग ही तो खोजते हो। तो चलो माध्यिका वर्ग खोजते हैं, कैसे खोजेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, पहला क्या फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखिए, उसके बाद कोना कोनी जोड़िए, 3 और 8 11, 11 और 16 27, 27 और 30 57, 57 और 17 74, 74 और 4 78, ये हो गया हमारा मेरे दोस्त मीडियन का क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है, सिग्मा एफ जिसे आप कैपिटल N कहते हैं, आप वो निकालिए। अगर आप कैपिटल N निकालते हैं यानी इस सबको जोड़ते हैं तो आपको 78 दिखता है। आप मेरे दोस्त n/2 निकालिए, n/2 निकालेंगे तो 39 दिखेगा। जानते हो यही जो n/2 का मान है ना, उसको ढूंढना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर ये 39 कॉम्युलेटिव में मिल गया तो जिस वर्ग की कॉम्युलेटिव 39 होगा वही मीडियन क्लास होगा। लेकिन ये याद रखना कि जिस क्लास में 39 अगर किसी में नहीं मिला तो 39 से जस्ट बड़ा। तो आप देख लो मेरे दोस्त 39 कहीं मिल रहा है, 39 तो हमें कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, 39 से जस्ट बड़ा देखेंगे तो 57 दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा मेरे मित्र यही वो क्लास है जो मीडियन क्लास होगा, 30 से 40 हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है और आप अच्छे से इसको बना रहे हो। अब रही बात मेरे दोस्त यहीं पर अगर मॉड क्लास पूछ लेता तो क्या होता, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि हमारा मॉड क्लास पूछ लेता तो क्या होता, यानी कि मॉड क्लास 1.0 में पूछा था ना, तो 1.0 में पूछा था तो मॉड क्लास बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है। तो देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 30 से 40 का ही है ना, 30, तो मॉड क्लास भी यहाँ पे आज 30 से 40 ही हो जाता। ठीक है, लेकिन मॉड क्लास निकालते समय सावधान रहना, कभी कभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 वर्ग का हो जाता है। तो वैसी स्थिति में बहुलक वर्ग जो लेना है सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले, दूसरे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है ना, चलिए तो चलते हैं मेरे दोस्त, ये 8 नंबर हमारा हो गया है। अब हम 9 नंबर की ओर चलते हैं मेरे भाई। रेलवे की बैचेज 19 तारीख से चलेगी, 19 से रेलवे की बैचेज 19 से चलेगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, रेलवे के जो भी एस्पायरेंट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उनके लिए उपयोगी नहीं है ना, भ्रमित ना होए। ये देखिए इतना डिवाइड बाई मेरे दोस्त 7, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, और बराबर मेरे दोस्त 6। हम ये कहेंगे कि 2 की पावर 3x और -1 प्लस 10, 7 से भागे तो 7 नीचे आएगा, और उस 7 से इधर गुना हो जाएगा तो 7 छक्के 42 हो जाएगा। आप कहोगे 2 की पावर 3x - 1, 10 जाके उधर घटेगा तो मेरे दोस्त 32 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3x - 1 बराबर 32 का मतलब 2 की पावर 5। ठीक है, अब आप देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। आप कहोगे हाँ, तो पावर अगर आप इक्वल करोगे तो मेरे मित्र ये 3x - 1 बराबर 5 हो जाएगा, तो x का मान 2 हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताऊं, यहाँ आने के बाद आप ऑप्शन पुट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता।
आप डायरेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पे रख देते, 6 में से गया 5, 32 प्लस 10 42 आंसर हो जाता। ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन से पुट करना बेहतर होता, आप आराम से कर लेते इसको, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज कोई क्लास नहीं हुई थी, आज एक भी क्लास नहीं हुई मेरा, ठीक है। और मैं आज एक दिन की छुट्टी पर था, जब से आप लोगों की बैचेज स्टार्ट हुई है तब से आज पहले दिन मैं छुट्टी पर था, जो कि मेरे लिए अति आवश्यक था, ठीक है। आओ ध्यान दो। अब मेरे दोस्त इसको देखो, और आप एक दिन आपको टाइम मिला, आप रिवीजन किए, आगे भी इस तरह से आप काम करते रहिए। कल से तो अपने टाइम पर क्लास चलना ही चलना है। देखिए, एक स्टीमर धारा के दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर बराबर हो, शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगा? बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, फास्ट एंड सुपर फास्ट, लेकिन मैं यहाँ वही बताऊंगा जो सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टीमर की जो चाल है ना, जो पानी पर तैरेगा वो तैराक है, तैराक है तो स्टीमर की चाल को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। दूसरी बात मेरे दोस्त, आपने यहाँ पर क्या किया है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है, आपने यहाँ पे डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है। जो दूरी आप धारा की दिशा में गए हैं वही दूरी आप धारा के विपरीत गए हैं, यानी कि धारा की दिशा में अगर आप डी दूरी गए हैं तो मेरे मित्र धारा के विपरीत आप डी दूरी ही गए हैं, यानी दूरी सेम है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो जब आप दिशा में गए होंगे तो नाव प्लस धारा, यानी x प्लस 2 की स्पीड काम करेगा। जब आप धारा के विपरीत गए होंगे तो नाव माइनस धारा, x माइनस 2 की स्पीड काम किया होगा। तो धारा की दिशा में हम देख रहे हैं कि 4 घंटे में पहुंच गए, और धारा के विपरीत हम देख रहे हैं कि 5 घंटे में तय हो गया। तो चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल गुना समय बराबर दूरी, दोनों दूरी सेम है। कैलकुलेट करिए, 4x प्लस 8 हो जाएगा, ये हमारा 5x माइनस 10 हो जाएगा। 4x में 5x आके घटेगा माइनस x, ये उस पार जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे दोस्त हमने स्टीमर की स्पीड निकाल लिया 18, आप सब लोग 18 निकाल लिए होंगे, और मेरे दोस्त काम कर रहे होंगे और चल रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से दोस्त मेरे आगे चलते रहिए, काम करते रहिए। हालांकि आपकी प्रेजेंटेशन आज मेरे मन लायक नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया कीजिए, ठीक है। बढ़िए, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर की ओर। देखिए, साइन प्लस कॉस का मैक्सिमम मान क्या होगा? मैंने आपको बहुत अच्छे से कल भी समझाया था, ए साइन प्लस बी कॉस, ठीक है। ए साइन प्लस बी कॉस, अगर किसी ने आपसे इसका मैक्सिमम मान मांगा तो अंडर रूट आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अगर आपसे किसी ने इसका मिनिमम मान मांग दिया कि मिनिमम क्या होगा, तो मेरे दोस्त आप मिनिमम इसका क्या मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। बस मिनिमम निगेटिव हो जाएगा और मैक्सिमम को पॉजिटिव रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम आपको करा देते हैं। देखिए, ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दो। ये एकदम ध्यान से इसको समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/√2 है, और मेरे दोस्त ये हमारा √2 है। तो चलिए, आज हम अगर ध्यान से देखें तो ए के जगह भी 1 है और बी के जगह भी 1 है, तब तो मेरे दोस्त सीधा सीधा हमारा क्या कंसेप्ट बनेगा, हमारा कंसेप्ट बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली मेरे दोस्त हमारे पास मैक्सिमम पूछा है, तो √2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आप चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, काम करो ना। चलो अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे कहा कि x के किस मान के लिए ये दोनों बिंदु से पास करने वाली लाइन और इन दोनों बिंदु से पास करने वाली लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आपको पता होना चाहिए, ए भाई, आपको मेरे दोस्त ये पता होना चाहिए कि जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं, किसी भी तरह से जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं,
तो मेरे मित्र वैसी स्थिति में अगर हम इसके स्लोप को ध्यान दो m1 मान लेते हैं और मेरे मित्र इसके स्लोप को अगर हम m2 मान लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे दो दो पॉइंट है तो थोड़ा उस बात को भी समझना होगा। देखिए ई दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन और मित्र मेरे साथ ही साथ ई दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन। ठीक है। दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यही होता है। ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले का स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 6 बटा x2 माइनस x1 तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 6 इनटू इसका, तो ये मेरे दोस्त यहाँ पर x है। देखिए y2 माइनस y1 ये हमारा हो गया 24 माइनस 12 और बटे x2 माइनस x1 तो x माइनस हो जाएगा 8 और बराबर हो गया -1। जो कटने कुटने वाला है काट कुट लीजिए ना। अब देखिए ना यहाँ पे ये मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 6 है और 6 से ये 12 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। अब देखिए ये दो दो दूनी कितना होगा 4, x माइनस 8 को -1 से गुना करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब x को इस पार लेके आएंगे तो 8 माइनस 4 ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हमारा सी नंबर हो गया और आप आराम से कर रहे हो। ठीक है। आइए अब मेरे दोस्त मैं आपको बस इतना बात कहूँगा जो कि आपको समझना भी चाहिए कि मेरे दोस्त इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि एक दूसरे पर लंब नहीं, एक दूसरे के समांतर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना। अब आप मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये कहता है कि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, एक रेखा की परवलता इतनी है तो दूसरी रेखा की परवलता क्या होगी। ठीक है। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त हमारा एक रेखा है, यहाँ पर हमारा ये दूसरी रेखा है। आज क्या हुआ, एक रेखा का स्लोप हमें दिया है 1/2, दोनों रेखा के द्वारा 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं। हमें दूसरे रेखा का स्लोप मांगा है कि क्या होगा। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं क्या कि मेरे दोस्त दो बिंदु के बीच, दो रेखा के बीच जो कोण बनते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल बनते हैं वो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/m1 m2। ठीक। अब ये हमारा 45 डिग्री है तो ये हमारा 1 हो गया, m1 हमारा 1/2 है तो माइनस m2 हो जाएगा और ये 1 प्लस ये 1/2 और इंटू m2। अब मेरे दोस्त ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ध्यान से देखो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। और प्लस ये 1/2 m2 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 1/2 और माइनस m2 हो जाएगा। एक काम करो मेरे दोस्त, m2 इधर लेके आओ। ठीक है। और देखो यहाँ 1/2 है, 1 इधर लेके जाओ, -1/2 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 3/2 m2 और बराबर, अरे एक m2 आधा m2 डेढ़ m2 होगा ना, बराबर -1/2, 2 से 2 चला गया, m2 बराबर क्या होगा -1/3। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी नंबर -1/3 था और यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। आप देख रहे हो ना आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से उन्हें बनाना है, सारा चीज़ तो आप देख ही रहे हो। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्त और चलते हैं आगे। ठीक है। ये था 13 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है मित्र, ये कहता है कि तीन बिंदुएं h,0 a,b और 0,k एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा पर का मतलब समझते हैं, कॉलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट मेरे मित्र एक ही रेखा पर है, इसका मतलब ये कॉलिनियर है, ये कॉलिनियर। ठीक है।
और मेरे दोस्त कॉलिनियर का केस आप अच्छी तरह जानते होंगे। संरेखीय, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर होती है तो वो संरेखी माना जाता है, कॉलिनियर माना जाता है। और इस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो छोटे दूरी का योगफल बड़े दूरी के बराबर होता है और स्लोप भी बराबर होता है। यानी आज अगर हम चाहें तो ए बी का स्लोप किसके बराबर होगा? बी सी के। मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, ये बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी के। ये मेरे दोस्त हमारा स्लोप ऑफ बी सी के, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ए बी का स्लोप निकालेंगे तो भी इसी लाइन का, और बी सी का निकालेंगे तो भी इसी लाइन का। और कुछ ही देर पहले मैंने दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप भी बताया है। कैसे? y2 माइनस वाई वन। तो ए बी का स्लोप निकालेंगे तो y2 b है, y1 0 है, तो हो जाएगा y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, तो a माइनस h हो जाएगा, तो a माइनस हमारा h हो गया, बराबर बी सी का स्लोप अगर निकालते हैं तो k माइनस बी, तो मेरे दोस्त k माइनस बी हो जाएगा, और बटा x2 माइनस x1 तो 0 माइनस ए हो जाएगा। अब जो कटने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है उसको कर दो। जैसे ही आप करोगे माइनस ए से बी को गुना करोगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर इसका गुना इधर होगा तो मेरे दोस्त a गुना के ए के होगा, माइनस आपका ए बी होगा, माइनस आपका एच के होगा, और माइनस माइनस प्लस आपका बी एच होगा। अब देखिए कुछ ऐसा चीज़ है जो दोनों तरफ ख़त्म होने वाला है। जैसे माइनस ए बी और माइनस ए बी इस पर आके तो 0 हो जाएगा, माइनस ए बी और ये इस पर आके प्लस ए बी तो 0 n हो गया। अब ई दोनों में देखो सवाल हमसे पूछा क्या है? पूछा है a बटा एच और b बटा के, a बटा एच और b बटा के। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बच कौन गया है? ए के बच गया है, आपका एच के हो गया है, और प्लस मेरे मित्र आपका बी एच हो गया। ये तो हमारा 0 हो चुका है, एच के इस पर आके प्लस एच के होगा, बराबर ए के प्लस बी एच। ये हमारा ए के और प्लस में मेरे मित्र हमारा ये बी एच हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है? आप बस इतना बताइए, इधर कुछ नहीं तो एक से गुना है ना, आप कहिएगा हाँ सर, तो एक को इधर रख लीजिए, के एच इधर गुना में के एच उधर जाके भाग में हो जाएगा, ए के और प्लस बी एच और बटा मेरे दोस्त हो जाएगा के एच। अब अलग अलग कर दो इसको। जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो ए के बटा के एच करोगे, के से के कट जाएगा, तो मेरे मित्र ए बटा एच आ जाएगा, प्लस यहाँ बी एच बटा के एच करोगे, एच से एच कट गया, बी बटा के, तो ये हमारा बी बटा के हो जाएगा, और बराबर कितने? बराबर ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त इस तरह से a बाई एच प्लस बी बाई के बराबर 1 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको बना सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट करो। चलिए मेरे दोस्त थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओ, सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्या है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे दोस्त। ये कहता है कि यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, है ना, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में डाला गया लंब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में एंगल ए बनाता है, और यह, है ना, और यह पी लंबाई का है, और यह पी लंबाई का है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंगल ए बनाता है, एंगल ए बनाता है और यह पी लंबाई का है। तो बताइए उस रेखा का समीकरण क्या होगा? बहुत अच्छा है, डायरेक्ट थ्योरी ही है मेरे दोस्त, इसलिए समझना इसको। एक्स का पॉजिटिव है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव है, ठीक है। आज आपसे कहा कि आप एक ऐसे रेखा का समीकरण बताइए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, और यह लंब x अक्ष के धनात्मक दिशा में a डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए सर क्या होगा इस रेखा का समीकरण? आज अगर इस ए बी का समीकरण निकालते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए बी का समीकरण क्या होगा मेरे दोस्त? ए बी का समीकरण हमारा हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखना,
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, थीटा यानी एंगल, एंगल ए है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर लंब, लंब यानी कि पी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं है ऐसा? हाँ मेरे दोस्त, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए बराबर पी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। और आप लोगों को ये बात पता होगा कि जब मैं 2.0 में पढ़ा रहा था तो ये सारा चीज़ डायरेक्ट कॉपी से ही आपके एग्जामिनेशन में आए थे। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप लोग इसको बनाए भी, है ना, इसीलिए तो इतने रिजल्ट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त ये क्या है? ये हमें कहता है 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 का x और y अक्ष पर काटे गए इंटरसेप्ट क्या होगा। मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल है। ये 3x और माइनस 4y और बराबर कहें तो माइनस 10 हो जाएगा। आपको इंटरसेप्ट चाहिए x अक्ष और y अक्ष, है ना। ये देखिए इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्वाड्रांट एक्सिस हुआ ना, ये हमारा x का पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। कोई लाइन ऐसे पास किया, ठीक है। अब ये लाइन x अक्ष को कितने दूरी पर काट रहा है और y अक्ष को कितने दूरी पर काट रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, x अक्ष को कितना दूरी पर, y अक्ष को कितना दूरी पर, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। और जब भी आपको इंटरसेप्ट निकालना हो तो ध्यान रखना, एक बार मेरे दोस्त अगर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y को 0 कर दो। अगर आपने y को 0 किया तब तो 3x बराबर माइनस 10 होगा, यानी x बराबर आपका जो है माइनस 10/3 हो जाएगा। एक बार मेरे दोस्त वो x को 0 कर दो, x को 0 करोगे 3x 0 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से y निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी x इंटरसेप्ट हमारा -10/3 और y इंटरसेप्ट 5/2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 गलत बता दिए, देख लेते हैं। नहीं, मैंने ठीक बताया है। 12 नंबर क्वेश्चन ठीक ही तो बताया है, x2 माइनस x1। ठीक है। वा और सॉरी, y2 माइनस y1 8 - 6, x2 माइनस x1 ठीक है, इंटू y2 माइनस y1 ठीक है, x2 माइनस x1 वो भी ठीक है। 6 दूनी 12 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1 से इसमें गुना होगा, -x प्लस 8 हो जाएगा, -x प्लस x हो गया, 4 जाके घटेगा 8 हो गया। ठीक तो है? ठीक है। देखिए सानवी एकदम ठीक है, मैंने जो बताया है मेरे दोस्त वही ठीक है। अरे एक बार 12 गलत बोलती हो, एक बार 13 गलत बोलती हो, हैं? कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? हम जो बताए हैं वही सही है। अब जोड़ घटाव नहीं आता है तो तुम अपना समझो, ठीक है ना। अब जोड़ घटाव आता है नहीं, झूठ मूठ के मास्टर को डिस्टर्ब करने पे लग गए हो। आइए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। देखिए ये क्या है। एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो मेरे मित्र यात्रा में 4 घंटे कम लगते हैं। अगर उसकी चाल को 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। बताइए वो दूरी क्या होगा। मेरे तो बहुत ही सिंपल है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आप एक काम करिए, उसकी स्पीड को एस मान लीजिए, ठीक है। अब उसने क्या किया है, पहले अपनी स्पीड को 6 बढ़ाया। जैसे ही स्पीड को 6 बढ़ाएगा ना तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। वो कह रहा है कि मुझे 4 घंटे कम लग रहे हैं, ठीक है। अब उसी दूरी को तय करने में उसकी जो भी स्पीड थे मेरे मित्र उससे उसने 6 कम कर दिया, ठीक है। तो अब जो उसे टाइम लग रहे हैं वो मेरे दोस्त 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, ठीक है। जबकि ये बात ध्यान रहे
कि 6 किलोमीटर से चाल बढ़ाकर जो दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर चाल घटा के वही दूरी वो फिर से तय करता है। ठीक है। और अब मेरे दोस्त जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब लगता है कि आज का डिस्कशन मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब डिस्टर्ब करोगे तो आज का डिस्कशन यहीं पे रोक देंगे। अरे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ये बताओ। है, इतना तो सिंपल लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ये एक्स एक्सेस कर लो। सब ठीक है। चलो मेरे दोस्त आओ। अब देखो मेरे दोस्त, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले 6 से बढ़ाता है तो उसे पहले से 4 घंटे कम लगते हैं। जब वो अपनी स्पीड को 6 घटाता है तो पहले से उसे 6 घंटे कम लगते हैं। आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि दो अलग अलग चाल से जब एक ही दूरी तय करते हैं और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप मालूम रहे, वो दूरी क्या होता है, वो दूरी कुछ और नहीं, चालों का गुणनफल। ठीक है, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर, बड़ा में छोटा घटाएगा 6 होगा, और इनटू टाइम गैप, टाइम गैप कितना है 4 घंटे। फिर देखिए यहाँ भी क्या होगा मेरे दोस्त, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर, बड़ा में छोटा घटाओगे 6, और इनटू टाइम गैप 6 घंटे। जो ये दूरी वही ये दूरी, दोनों दूरी आपस में इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये 6 से 6 कट गया मेरे मित्र, ये s से हमारा s भी कट गया। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4s हो जाएगा, प्लस मेरे मित्र ये हमारा 24 और बराबर ये हमारा क्या होगा 6s माइनस का 30। 4s में 6x घटेगा तो माइनस का 2s, प्लस 24 उस पर जाके माइनस 24। मेरे मित्र यहाँ पर ध्यान दो, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 4s और प्लस का 24, 4 घंटे कम लगते हैं, 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, 6 से 6 चला गया, 4 एकम 4, 4 छके 24, और यहाँ पे मेरे दोस्त 36 हो जाएगा, 6 छके 36। 4s में 6s घटेगा माइनस 2s, 24 जाके माइनस 24 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये हमारे कितने हो जाएंगे 60, एस से प्लस माइनस माइनस गया, एस बराबर हो गया 30। ये मेरे दोस्त 30 हमारी स्पीड हो गई। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड मांगता तो 30 ही आंसर होता। डिस्टेंस निकालना है तो मान इधर रखो चाहे इधर रखो, डिस्टेंस आ जाएगा, इधर ही रख लो। मेरे मित्र ये हमारे 30 हो जाएंगे, 30 और 6 हमारा 36 हो जाएगा, और बट्टे के मेरे दोस्त 6 और इंटू कितने 4। मेरे दोस्त इसको सॉल्व करेंगे 720 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 720 हो जाएगा। और मेरे दोस्त कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते चलो और मेरे दोस्त आगे बढ़ते चलो। चलो तो इतना हो गया आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखिए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है, देखो मेरे दोस्त ध्यान दो अच्छे से आप लोग। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिश करो सॉल्व करने की। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के आधार पे वापस की जानी है। ठीक है,
मेरे मित्र देखो, थोड़े से तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है। शुरू से ही, या देख रहे हो, मैं डिस्कशन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शुरू से ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आज मेरे दोस्त इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।